कैसे एक कैंडल से आप डायमंड्स बना सकते हैं, दुनिया का सबसे रिएक्टिव मटेरियल सीजियम के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स, और कैसे नेविगेटर्स जान पाते हैं अर्थ से लाखों किलोमीटर्स दूर स्पेसक्राफ्ट्स के डिस्टेंस को अर्थ से बैठे बैठे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के साथ मैं हूं एजे और ये है डेली डोज ऑफ क्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Daily Dose of Q. वैसे तो आजकल कैंडल्स आउट ऑफ फैशन जा रहे हैं, लेकिन अब भी कभी कभार घर में लाइट चले जाने पर अपने स्मार्टफोन का टॉर्च जलाकर कैंडल की खोज शुरू हो जाती है घर में। कैंडल की रोशनी की खूबसूरती का मुकाबला स्मार्टफोन का टॉर्च कहाँ कर पाता है। शायद इसीलिए रोमांटिक डेट्स पर अक्सर कैंडल लाइट डिनर किया जाता है। कवियों ने कैंडल्स की सुनहरी रोशनी की तुलना हीरे, मोती और न जाने किस किस से की है। शायद इन्हीं कवियों की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया प्रोफेसर जाऊ ने और खोज शुरू कर दी ये देखने के लिए कि कैंडल की फ्लेम में आखिर होता क्या है। प्रोफेसर जाऊ के रिसर्च ने कैंडल फ्लेम के हजारों साल पुराने रहस्य को सुलझाने में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। कहा जाता है कि कैंडल्स का आविष्कार चाइना में लगभग 2000 साल पहले हुआ था और तभी से लोगों के मन में यह प्रश्न रहा है कि मोमबत्ती की लौ में आखिर होता क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर वुजोंग जाऊ ने 2011 साल में डिस्कवर किया कि कैंडल की लौ में लगभग 1.5 मिलियन डायमंड्स के नैनो पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं प्रति सेकंड। आपने सही सुना, डायमंड्स तैयार होते हैं कैंडल की फ्लेम के अंदर। ये फैक्ट शॉकिंग तो है ही, लेकिन इसके पीछे का साइंस और भी मजेदार है। चलिए समझते हैं। कैंडल मोम या वैक्स से बनी होती है और थोड़ा बहुत फर्क भले ही वैक्स में हो, लेकिन सभी वैक्सेस हाइड्रोकार्बन से ही बने होते हैं। यानी कि वैक्स के मॉलिक्यूल्स कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से बने होते हैं। जब आप कैंडल की बाती या विक को जलाते हैं तब बाती के पास का वैक्स गलने लगता है। ये गले हुए वैक्स को बाती कैपिलरी एक्शन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक वैसे ही जैसे चौक का टुकड़ा स्याही को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये वैक्स जब बाती के माध्यम से होते हुए आग के पास पहुंच जाती है तो वो लिक्विड फॉर्म से परिवर्तित होकर गैस के फॉर्म में चली जाती है। ये गैस और गर्म होती है आग के पास आने से। ये वेपराइज्ड गैस फ्लेम के अंदर पहुंचकर हाइड्रोजन और कार्बन में ब्रेक डाउन हो जाती है। ये गैस एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंबस्ट होती है और लाइट और हीट पैदा करती है। तो ये था पूरा प्रोसेस कैंडल के जलने का। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि फ्लेम में आकर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन में। इसी के तुरंत बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन H2O यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी कार्बन में छुपा हुआ है डायमंड्स का राज। लेकिन उसे समझने के लिए हमें डायमंड्स को थोड़ा सा और समझना होगा। डायमंड कार्बन का एक सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म है। डायमंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं जो कि आपस में बॉन्ड्स फॉर्म किए होते हैं। ऐसा ही एक और प्योर कार्बन का फॉर्म है जिसे हम ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं। ग्रेफाइट पेंसिल की लेड में यूज होता है और लिखने के काम आता है। तो कार्बन के ही दो फॉर्म्स के बीच में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंस है कार्बन कार्बन के बीच के नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बीच में। हर कार्बन एटम अगर 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर दे तो वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है जिसे हम डायमंड के नाम से जानते हैं। वही अगर हर कार्बन 3 बॉन्ड्स को फॉर्म करे तो वो ग्रेफाइट को फॉर्म करते हैं। ग्रेफाइट बेहद नरम होता है और उसके शीट्स एक दूसरे के ऊपर से ग्लाइड करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंसिल की लेड में किया जाता है ताकि उसके लेयर्स निकलकर पेपर के ऊपर आ जाए। वहीं अगर डायमंड का इस्तेमाल पेंसिल की टिप में किया जाए तो वो केवल पेपर में छेद कर देगा और वो पेंसिल भी शायद ज्वेलर की दुकान पे बिकेगी। लेकिन खैर, अब हमने डायमंड्स क्या होते हैं वो तो समझ लिया है। तो अब आते हैं डॉक्टर जाऊ के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। कैंडल फ्लेम के ठीक बीच से सैंपल निकालने में पहली बार डॉक्टर जाऊ सक्सेसफुल हुए। ये पहले कभी करना संभव नहीं हो पाया है। कैंडल फ्लेम के बीच से लिए गए सैंपल में पाए गए पार्टिकल्स का एनालिसिस करने के बाद उन्होंने देखा कि उसमें 4 फॉर्म्स ऑफ कार्बन मौजूद है, यानी कि उसमें ग्रेफाइट और डायमंड्स, जी हाँ डायमंड्स भी मौजूद है। ये एक चौंकाने वाली बात थी क्योंकि कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स अलग अलग कंडीशंस में क्रिएट होते हैं। इन डायमंड्स का साइज बेहद छोटा होता है और इसलिए इन्हें नैनो डायमंड्स कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये डायमंड के पार्टिकल्स जलने की प्रोसेस में पूरी तरह से जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, ये जानने के बाद आपका कैंडल फ्लेम की तरफ देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक बेहद रिएक्टिव मेटल सोडियम और एक पॉइजनस केमिकल क्लोरीन के रिएक्शन से तैयार होती है सोडियम क्लोराइड।
यानी कि नमक या कॉमन सॉल्ट। ऑफ कोर्स ये ह्यूमंस के लिए पॉइजनस नहीं है और ना ही इसे खाने के बाद पेट में धमाके हो जाते हैं। एलिमेंट्स और उनके बीच की केमिस्ट्री हमें सरप्राइज करना कभी बंद नहीं करती। ऐसे ही एक अनोखे मेटल के बारे में आज बात करेंगे, जिसके बारे में जानकर आपको सरप्राइज जरूर होगा। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल की, जिसका नाम है सीजियम। सीजियम एक रेयर सिल्वर व्हाइट कलर का सॉफ्ट मेटल है। साथ ही उसके ऊपर ब्लू कलर के कुछ शानदार दिखने वाले स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। इसका नाम लैटिन शब्द सीजियस पर रखा गया है, जिसका अर्थ होता है स्काई ब्लू। ये रूम टेम्परेचर पर लगभग मोम के जैसा नरम होता है और अगर आप इसे हाथ में लेंगे तो ये आपके हाथ में ही पिघल जाएगी, अगर वो पहले एक्सप्लोड नहीं कर गई तो। सीजियम बेहद एक्सप्लोसिव मेटल है और हवा में मौजूद मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके वो एक जोरदार धमाका कर देती है। इसके इसी एक्सप्लोसिव नेचर की वजह से इसे नॉर्मली केरोसिन या मिनरल ऑयल में डुबा के रखा जाता है, ताकि वो किसी प्रकार से पानी के कांटेक्ट में ना आ पाए। आपने जरूर ये सोचा होगा कभी ना कभी कि स्पेसक्राफ्ट्स को जब आउटर स्पेस में दूर प्लैनेट्स पर भेजा जाता है, उस वक्त कैसे उसकी गति, दिशा या पोजीशन का अनुमान यहाँ अर्थ पर बैठकर किया जाता होगा। ऑफ कोर्स विजुअली स्पेसक्राफ्ट्स को इतने दूर से देख पाना तो असंभव होता है। अर्थ से स्पेसक्राफ्ट की दूरी जानने के लिए नेविगेटर्स एक सिग्नल भेजते हैं अर्थ से स्पेसक्राफ्ट तक, जो स्पेसक्राफ्ट से रिटर्न होकर अर्थ तक आ पहुंचती है। जितना समय इस सिग्नल को वापस लौट आने में लगता है, उसी से पता चलता है कि उसकी दूरी अर्थ से कितनी है। कैसे? हमें सिग्नल की स्पीड पता होती है, जो कि लाइट की स्पीड के बराबर होती है, यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसी से पता चल जाता है कि स्पेसक्राफ्ट अर्थ से कितना दूर है। वैसे सुनने में भले ही ये कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम अक्सर किया करते हैं। जैसे कि घर का कोई सामान लाने अगर हम दुकान गए और घर आने के बाद आपसे कोई पूछे कि दुकान कितना दूर था, तो इस बात का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं। आपके चलने की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के आसपास की है और अगर आपको दुकान से घर की पूरी जर्नी कंप्लीट करने में 30 मिनट लगे, तो आधे घंटे में लगभग आपने 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। और इसका मतलब है कि दुकान आपके घर से 2.5 का आधा यानी कि 1.25 किलोमीटर दूर होगा। इस कैलकुलेशन की एक्यूरेसी डिपेंड करेगी दो चीजों पर, आपके चलने की स्पीड कांस्टेंट रहती है या नहीं और आपने टाइम ठीक से गिना या नहीं। ठीक इसी तरह जब सिग्नल को स्पेसक्राफ्ट पर भेजा जाता है, तो एक चीज तो कांस्टेंट रहती है और वो है स्पीड ऑफ द सिग्नल, क्योंकि लाइट की स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती। तो बस एक चीज बचती है और वो है टाइम। जितनी एक्यूरेसी के साथ हम टाइम को गिन पाएंगे, उतनी ही एक्यूरेसी के साथ हम स्पेसक्राफ्ट के डिस्टेंस को जान पाएंगे। इसलिए इस एप्लीकेशन के लिए बेहद हाई प्रेसिजन क्लॉक्स का इस्तेमाल होता है, जिन्हें कहा जाता है एटॉमिक क्लॉक्स। एटॉमिक क्लॉक्स का वर्किंग प्रिंसिपल एटॉमिक फिजिक्स पर बेस्ड है। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाते हैं, तब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल तैयार होती है। ये सिग्नल कितने बार जनरेट होती है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम 1 सेकेंड किसे कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सीजियम से हम एटॉमिक क्लॉक तक कैसे आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि सीजियम के इलेक्ट्रॉन को 9192631770 यानी कि ऑलमोस्ट 9.2 बिलियंस बार एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए जो समय लगता है, वो है ऑफिशियल 1 सेकेंड का टाइम। सीजियम बेहद एक्यूरेट होता है टाइम कीपिंग में और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एटॉमिक क्लॉक्स में। सीजियम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक्स 100 मिलियन ईयर्स में 1 सेकेंड लूज करते हैं, यानी कि डायनासोर्स जब इस धरती पर थे तब से लेकर अब तक सीजियम से बनी हुई एटॉमिक क्लॉक केवल 1 सेकेंड लूज की होगी। और ऐसे ही एटॉमिक क्लॉक की मदद से एक्यूरेटली स्पेसक्राफ्ट पर भेजे गए सिग्नल को लौट आने में कितना टाइम लगता है, उसे गिना जाता है और नेविगेटर्स पता लगा पाते हैं कि स्पेसक्राफ्ट कितनी दूर है अर्थ से। आई एम श्योर कि आपको ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। कैसा लगा ये बताइएगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो ऐसे ही सवाल पूछते रहना और अपना डेली डोज ऑफ क्यू लेते रहना।